एयरपोर्ट की भीड़ में हर कोई अपने अपने सफर की तैयारी में था, लेकिन एक कोना ऐसा था जहां एक मासूम की चीखें आसमान को चीर रही थीं। वो रो रहा था, जमीन पर बैठा, माँ की साड़ी को पकड़कर बस एक ही बात दोहरा रहा था, माँ मत जाओ, मत जाओ। लोग हैरान थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे तो कुछ उसकी माँ को जज कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस बच्चे के आंसुओं के पीछे क्या था। वो सिर्फ डर नहीं था, कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसका दिल चीख चीख कर कुछ कह रहा था, और कुछ घंटे बाद वही माँ कुछ ऐसा जानती है जो उसका जीवन और आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट उस सुबह कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। भूखी थकान से जूझते लोग ट्रॉली बैग्स को खींचते हुए सिक्योरिटी की लाइंस में अनाउंसमेंट्स के बीच अपनी मंजिल तक पहुंचने की चिंता में डूबे थे। लेकिन इन सब के बीच एक आवाज ऐसी थी जो हर चीज से तेज थी, एक छोटे बच्चे का रूह तक छेड़ देने वाला रोना। गेट 22 के पास एक छोटी सी पर मोती आंखों वाला लड़का अपनी माँ के शरीर को मजबूती से पकड़े था। माँ मत जाओ, माँ प्लीज मत जाओ। उसका चीखना आंखों से बहते आंसुओं के साथ हर किसी को पल भर के लिए रुकने पर मजबूर कर रहा था। पवित्रा ने छुपाने की कोशिश की, एक मुस्कुराहट जो उसके हिले हुए दिल को झुठला रही थी। हाथों में उसने बोर्डिंग पास और पासपोर्ट मजबूती से थाम रखा था, जैसे अगर ये छूट गए तो पूरा जीवन हाथ से निकाल जाएगा। लोग इधर उधर से घुरने लगे, कुछ लोग आंखों ही आंखों में तिपानी कर रहे थे, कुछ हंस रहे। तो देखो, पैसे के लिए बच्चा छोड़कर जा रही है। किसी को क्या पता था कि पवित्रा ने हर दिन एक जंग लड़ी है, अपने मारे हुए पति के बाद छोड़ी गई कर्जों से, और एक बेहतर कल के लिए, अपने बेटे अरु के लिए। उसने अरु से कहा, बेटा सिर्फ कुछ महीने हैं, मैं वापस आऊंगी तुम्हारे लिए। लेकिन अरु ने उसकी आंखों में देखा जैसे किसी दूसरी दुनिया से कुछ समझ गया हो। उसने कान के पास से हाथ हटा कर कहा, दादाजी ने मना किया था, उस लोहे वाले आसमान में मत जाना, नहीं तो कभी वापस नहीं आओगी। पवित्रा का चेहरा एकदम से जड़ पड़ गया। उसके पिता अरु के दादाजी तो कुछ साल पहले ही गुजार गए थे, और वो कभी अरु के करीब नहीं रहे। उसने छौंक कर पूछा, अरु तुम्हें ये किसने बताया? अरु सिर्फ और ज्यादा जोर से रोता रहा। कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक हाथ था जो माँ के बग की तरफ इशारा कर रहा था। पवित्रा ने बग को एक बार देखा, फिर एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट में अपनी फ्लाइट का आखिरी कॉल सुना। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अरु के गले को छूमकर उसने उससे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों का जोर उसके शब्दों से ज्यादा था। तभी मीना, पवित्रा की बहन, जो उन दोनों को छोड़ने आई थी, आगे आई और अरु को अपनी बाहों में ले लिया। मैं इससे ले जाऊंगी घर, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्के से कंपन था, जैसे उसने भी कुछ गलत देख लिया हो। गेट के पास पवित्रा पलाट कर अरु को देखती रही। उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द था, सिर्फ सेपरेशन का नहीं, कुछ और गहरा। उस लोहे वाले आसमान में मत जाना, ये शब्द पवित्रा के कानों में गूंज रहे थे। एक छोटी सी बात, लेकिन किसी साड़ी पुरानी कहानी जैसी। और पवित्रा के दिमाग में एक याद चमक गई। जब उसकी माँ भी गल्फ गई थी, तब भी किसी ने माना किया था, लेकिन माँ गई थी और कभी वापस नहीं आई थी। आरू मीना के कंधे पर सिर रखे चुपचाप देख रहा था माँ को जाते हुए। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्दों ने साथ नहीं दिया। उसकी छोटी सी जेब में कुछ था, एक पुराना नीला कागज का टुकड़ा जो उसने कल रात अलमारी के पीछे से निकाला था। उस पर कुछ लिखा था, लिखावट जानी पहचानी थी। अरु को अक्षर पढ़ने नहीं आते थे, लेकिन एक शब्द बरबर लिखा था, फ्लाइट फ्लाइट फ्लाइट। उस कागज में कुछ था जो सिर्फ अरु नहीं, पूरी कहानी को बदलने वाला था। गेट 22 के उस मोड़ पर सब कुछ शांत लग रहा था। प्लेने उड़ चुका था। पवित्रा ने कुर्सी की पेटी बांध ली थी, लेकिन उसकी रूह ने कहा, कुछ छूता है, कुछ छूट रहा है, या कुछ होने वाला है। अरु का रोना, दादाजी का संदेश, माँ की याद और एक नीला कागज, सब कुछ एक सड़ी पुरानी पहेली जैसा था। और पवित्रा अपने सीट पर बैठी खिड़की से बाहर देखती हुई बस एक ही बात सोच रही थी, अगर अरु सच कह रहा हो तो मैं वापस कब आऊंगी? अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद भी
पवित्रा का मन वहां से उतरा ही नहीं था। प्लेन की खिड़की से बाहर देखते हुए भी उसके अंदर का शोर कहीं रुक नहीं रहा था। उसके हाथ अब भी बोर्डिंग पास को जैसे किसी तावीज की तरह पकड़े हुए थे, जैसे वो उसे एक गलती से बचा सके। उसका सरी, जिसे उसने अपनी माँ की याद में पहना था, अब उसके गले से लपेटा हुआ था, जैसे किसी बचपन के वचन को याद दिलाता हो। हर बार जब उसने आंखें बंद की, अरू का चेहरा सामने आ जाता, उसकी भीगी आंखें और वो बात, लोहे के आसमान में मत जाना माँ। उसके दिल के कोने में एक खौफ था, लेकिन उसके ज़ेहन ने उससे बार बार समझाया, मैं माँ हूं, उसके लिए ही तो जा रही हूं। लेकिन फिर भी कुछ था जो समझाने से परे था। उस छोटी सी बात ने, जो अरू ने कही थी, उसके पैरों तले जमीन खींच ली थी। दादाजी ने मना किया। ये कहना ऐसे था जैसे किसी ने उसके बीज में एक बेचैनी का बीज बो दिया हो। इसी बेचैनी के बीच अहमदाबाद के एक छोटी सी गली में मीना अरू को लेकर घर वापस पहुंच चुकी थी। मीना ने कई बार अरू को समझाने की कोशिश की, कार्टून्स चालू किए, चॉकलेट दिए, नए रंगीन पेंसिल्स दिए, लेकिन अरू चुप रहा। वो बच्चों वाली जिद नहीं कर रहा था। उसका चेहरा थाका हुआ था, आंखें काली पड़ चुकी थी, जैसे रात भर किसी ने सपना नहीं एक युद्ध लड़वा दिया हो। फिर बिना कुछ कहे अरू सोफा से उठा और सीधा अपने स्कूल बैग की तरफ गया। उसने जिप खोला और एक कागज निकाला, पुरानी सी नीली कागज की पुर्जी, जिसे उसने कल रात अलमारी के पीछे से निकाला था। उसने उसे दोनों हाथों से पकड़ रखा था, जैसे कोई खजाना हो। मीना ने क्यूरियोसिटी में उसे हाथ से लिया। पहली नज़र में ही उसका चेहरा सेफ्ट पड़ गया। उस कागज पर लिखा था, अगर पवित्रा कभी उड़ानों का इरादा करे तो उसे रोको। मैं उससे उसकी माँ के बारे में कभी सच नहीं बता पाया, पर आसमान एक ही पाप दो बार माफ नहीं करता। लिखा था पवित्रा के पिता के हाथ का, बिल्कुल उसी हस्ताक्षर में जो उसने उसके मरने के एक दिन पहले देखे थे। मीना की सांसें रुक गई। उसने एक पल को अरू की तरफ देखा, फिर उस कागज की तरफ। ये कहाँ मिला? उसने पूछा। अरू सिर्फ इतना बोला, मैंने उसे अलमारी के पीछे देखा था, जहां दादाजी की चप्पल होती थी। उसकी आवाज में कोई ड्रामा नहीं था, कोई बचापन नहीं, बस एक सच्चाई थी जिसका बोझ उसकी उम्र से ज्यादा था। मीना ने तुरंत अलमारी खोली, हर शेल्फ, हर कोने को चेक किया। फिर उसने याद किया, पवित्रा की माँ कुसुम, उनका एक फोटो था इस अलमारी में, लेकिन कब से गायब था। उनका गल्फ जाना, उनका कभी वापस न आना, सब कुछ एक पुरानी कहानी बन चुका था जिसमें कोई अंतिम पन्ना लिखा ही नहीं गया। उनकी मौत का कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई लाश नहीं, बस एक खामोशी जो सालों तक घर के हर कोने में बसती रही। वही खामोशी अब अरू के चेहरे में दिखती थी। उसने मीना से कहा, मुझे पता था माँ नहीं जाना चाहती थी, उसने बस दिखावा किया। मीना ने पूछा, कैसे पता? अरू बोला, उसकी आंखों में था, जैसे दादाजी के जाने से पहले था, जैसे कुछ छुट रहा हो। पवित्रा ने फोन किया। उसकी आवाज में एक हल्का कंपन था। सब ठीक है? मीना ने पूछा। पवित्रा ने थोड़ा चुप रहकर कहा। अरू चुप हो गया। मीना झूठ बोल गई, हाँ, खेल रहा है। पवित्रा ने कहा, उसने जो कहा मुझे अब भी सुनाई देता है। मीना, क्या माँ ने कभी तुमसे कुछ कहा था गल्फ के बारे में? कभी कुछ छुपाया था? मीना कुछ कह नहीं पाई। उसका हाथ अब भी नीले कागज पर था। उसने बस इतना कहा, कहीं मत जाना जब तक मैं कुछ और पता ना कर लूं। दोनों बहनें अलग अलग शहरों में एक ही चिंता से गुजर रही थी। एक माँ जो अपने फैसले पे पछताने लगी थी, और एक बहन जो किसी पुराने राज के बारे में खुद से लड़ रही थी। उनके बीच एक छोटी सी जान थी, अरूबे, जिसे सब कुछ समझ में आने लगा था, लेकिन समझा नहीं पा रहा था। और उसी रात अरू ने मीना से कहा, अगर माँ वापस ना आए तो क्या हम फिर से दादाजी के सपने में जा सकते हैं? मीना उस रात सो नहीं पाई। नीला कागज उसके हाथ में था। अरू उसके बगल में सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी, जैसे किसी ने उसे सच बताकर बोझ हल्का कर दिया हो। सुबह होने तक मीना ने एक फैसला कर लिया था, वो किसी पुरानी यादों में जवाब ढूंढेगी, क्योंकि उस कागज में लिखा था, आसमान दोबार माफ नहीं करता। और पवित्रा अब उसी आसमान के नीचे थी। प्लेन ने जब राजस्थान के ऊपर से उड़ान भरी,
पवित्रा की आंखें खिड़की से चिपकी रह गई थी। नीचे के शहर, फील्ड्स और सड़कें उसे छोटी दिख रही थी, लेकिन उनमें से हर एक उसके दिल में किसी न किसी याद को जगा रहा था। हर नड़ी, हर मोड़ जैसे उसकी माँ की कहानी के टुकड़े लेकर उड़ रहा हो। पवित्रा ने सियाट की पेटी मजबूती से बांध रखी थी, लेकिन अंदर से वो तूत रही थी। अरु के शब्दों ने कुछ ऐसा जगा दिया था जो कभी उसने खुद से भी छुपाया था। एक डर, एक आशंका जो अब हर पल बढ़ रही थी। उसने बग से एक पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उसके पिता की लिखी एक चिट्ठी हमेशा रखी होती थी। हर बार जब वो उदासी महसूस करती, उस चिट्ठी को पढ़ लेती थी। लेकिन इस बार डायरी के बीच एक और कागज था, एक नीला कागज, पुराना और सिलवट भरा। उसके दिल की धड़कनें एकदम रुक गई। ये तो वही कागज था जिसे उसने कभी नहीं रखा था। उसने स्लोली उस कागज को खोला। हर लफ्ज उसके दिल में गूंज रहा था। वो ही फ्लाइट, वो ही तारीख, वो ही गलती। हर लाइन एक पहेली थी। आसमान उसी दिन वापस ले लेगा जो उसने पहले लिया था। तेरे माँ के जाने की तारीख भी 12 जुलाई थी। दुबई का सफर मत दोहराना। पवित्रा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कैलेंडर खोला। 12 जुलाई आज की ही तारीख थी। प्लेन का नंबर भी मैच कर रहा था उस नोट में लिखे हुए पुराने फ्लाइट नंबर से। क्या ये सब इत्तेफाक था, या कोई ऐसी लकीर थी जो बरसों पहले खिंच चुकी थी? उसने कैबिन क्रू से पानी मंगा। हाथ कांप रहे थे, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। प्लेन का हर झटका अब उसे एक वार्निंग लगता था। उसने सोचा, मैं पागल हो रही हूं क्या? लेकिन फिर आरू की आवाज याद आई। दादाजी ने माना किया था। पवित्रा ने आंखें बैंड की। उसके अंदर एक आवाज कह रही थी, रुको, कुछ तो गलत है। इस बीच अहमदाबाद में मीना बार बार पवित्रा को कॉल कर रही थी, लेकिन नेटवर्क अनरीचेबल बता रहा था। उसके हाथ में अब भी नीला बिल लेते था। उसने ठान लिया था, वो अपने पिता के पुराने सामान को दोबारा देखेगी। उसने अलमारी के नीचे के पुराने तकिए उठाए, सारियां हटाई और सबसे नीचे एक चिपटा सा एनवलप मिला, डस्ट से भरा हुआ, लेकिन अब भी महफूज यूज एनवलप के अंदर एक फोटो थी। एक औरत एक एयरपोर्ट के सामने खड़ी थी। पहचानना मुश्किल था, लेकिन आंखों में कुछ था जो पवित्रा से मिलता था। पीछे लिखा था, कुसुम, 12 जुलाई 1995। उसने फोटो के एक कोने पर लिखा देखा, एयर इंडिया 702 अहमदाबाद तो दुबई। मीना का दिल डूब गया। ये वही फ्लाइट नंबर था जिसमें पवित्रा अब थी। और फिर एक और लाइन लिखी थी, शी नेवर रिटर्न्ड। मीना ने तुरंत अपने फोन से फोटो खींची और ट्राई किया पवित्रा को भेजने का, लेकिन डिलीवरी फेल्ड। उसने आरू की तरफ देखा। बच्चा चुप था, लेकिन फिर उसने कुछ अजीब किया। उसने फ्लोर पर बिखरे अल्फाबेट्स ब्लॉक्स उठाए और बिना देखे उन्हें सेट करने लगा। पहले NU, फिर VE, फिर D। मीना ने पूछा, क्या बना रहे हो? अरू बोला, नोवेम, क्लाउड। मीना की आंखें फट गई। उसने कभी अरू को ये वर्ड बोलते नहीं सुना था। अरू ने सिर उठाया और बोला, मुम्मा भी वही गई जहां तड़ी गई थी, नोवेम के पीछे। मीना ने उसे झपी दी, लेकिन उसका अपना शरीर ठंडा पड़ गया था। ये एक सपना नहीं था, ये सब कुछ किसी साइकिल का हिस्सा लग रहा था। कहीं पे किसी ने एक रास्ता खोला था, जहां सिर्फ औरतें जाती थी और वापस नहीं आती थी। उधर प्लाने में पवित्रा ने एक और बार उस चिट्ठी को पढ़ा। हर बार हर लफ्ज उसके लिए नया सा लगता, जैसे कोई किसी दर्द को बार बार याद दिलाता हो। तेरी माँ उसी फ्लाइट में गई थी, सेम तारीख, सेम जगह, और कभी लौट कर नहीं आई। पवित्रा ने आंखों से आंसू पोंछे। उसका दिल कह रहा था, कुछ गलत है, शायद एक राज, शायद एक साजिश। प्लेन अब दुबई के एयरस्पेस में आने वाला था। अनाउंसमेंट्स होने लगे थे। सब लोग अपनी कुर्सियां सीधी कर रहे थे, लेकिन पवित्रा ने आंखों में एक गहरा अंधेरा महसूस किया, जैसे कुछ खत्म होने वाला हो, या शायद सब अभी शुरू ही हुआ हो। उसने अपने बैग में हाथ डाला, फोन निकाला। मीना को कॉल करना चाहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बैटरी लो थी। दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर माँ सच में गायब हो गई थी तो मैं उसी रास्ते पे क्यों हूं? और अरू, उसने कैसे पहले ही सब जान लिया? अहमदाबाद में मीना ने फिर से कॉल किया एयरलाइन को। क्या आप मुझे पैसेंजर पवित्रा शर्मा के बारे में कुछ बता सकते हैं? लाइन के उस पार कुछ देर के लिए सन्नाटा था। फिर एक महिला की आवाज आई, मैम,
ऐसी इन्फॉर्मेशन फोन पे नहीं दी जा सकती। मीना ने जोर दिया, मैं उसकी बहन हूं, प्लीज। लेकिन सिर्फ एक लाइन मिली, मैम, फ्लाइट ऑन स्केड्यूल है, सब ठीक है। लेकिन आवाज का नर्वस टोन कुछ और कह रहा था। उस रात मीना ने एक डायरी खोली जिसमें उसके पिता लिखा करते थे। पहले पेज पर लिखा था, आसमान सब कुछ नहीं देता, कभी कभी वो वही चीज ले लेता है जो सबसे ज्यादा प्यारी होती है। उसने आरू को सूती हुई देखा और मन में एक प्रार्थना की, भगवान, इस बार किसी माँ से उसका बचपन मत छीन लेना। और इस बीच उड़ती हुई फ्लाइट में पवित्रा ने आंखें बंद की और बस एक ही चीज बोली अपने मन में, माँ, अगर तुम कहीं हो तो मुझे रोको। चैप्टर 4। वो वादा जो कभी पूरा नहीं हुआ। पवित्रा ने जब आंखें खोली तो प्लेन ने दुबई के हवाओं में एक हल्का झटका दिया था। उस झटके ने उसके अंदर के दर को और गहरा कर दिया। नीला कागज अब भी उसके हाथ में था, उसी तरह सिलवातोन भरा, उसी तरह भरी भाषा में लिखा हुआ, वही तारीख, वही गलती, मत उड़ना। हर बार पढ़ती, हर बार एक नया अर्थ समझ में आता। आज उससे अपनी माँ का वो हाथ याद आया जो बचपन में उसके सर पे रखा करता था, और फिर एक दिन बिना कुछ कहे उठ गया था। उन्होंने भी कहा था, बस कुछ महीने हैं। फिर वो महीने कभी खत्म नहीं हुए। उस फ्लाइट के अंदर सब लोग अपने अपने मंजिल के सपने देख रहे थे, कोई नई नौकरी के ख्वाब, कोई नए जीवन की उम्मीद। लेकिन पवित्रा का सपना अब एक डरावना सपना बन चुका था। उसके पास ना तो किसी सवाल का जवाब था, ना उसने किसी से पूछने की हिम्मत की। उसके आसपास बैठने वाले लोग भी उसके सेफ्ट पड़ चुके चेहरे को नोटिस कर रहे थे। एक एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप ठीक हैं मैम? पवित्रा ने बस हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन उसके हाथों का कांपना छुप नहीं पाया। उस रात की याद उसके ज़हन में बरसों से बंद थी, जब उसके पिता ने अंतिम बार उसे देखा था। उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन आंखों में एक विचित्र सा चमक थी। उस रात उन्होंने कहा था, तेरी माँ जब गई थी तो कुछ ले गई थी, जब तू जाएगी तो कुछ छोड़कर जाएगी। तब पवित्रा ने सोचा था कि वो सिर्फ किसी भगवान की बात कर रहे हैं, लेकिन आज इस हवाई जहाज में बैठे हुए उसे लगा शायद वो किसी श्राप की बात कर रहे थे। अहमदाबाद में मीना ने अलमारी के नीचे छुपी पुरानी फाइल्स निकाल दी थी। उस एनवेलोप के अंदर से एक और तस्वीर निकली, एयरपोर्ट पर एक औरत को दिखाती हुई जो अकेले खड़ी थी, हाथ में बैग और आंखों में उदासी। तस्वीर के पीछे एक लाइन लिखी थी, शी नेवर रिटर्न्ड। उस तस्वीर के कोने में एक छोटी सी लाइन भी थी, गल्फ एयर 12 जुलाई 1995। ये वही दिन था। मीना ने कैलेंडर देखा, 12 जुलाई। 28 साल बाद पवित्रा उसी दिन उसी फ्लाइट में थी। मीना ने तुरंत एयरलाइन से कांटेक्ट किया। ऑपरेटर ने कहा, फ्लाइट ऑन टाइम है, सब नॉर्मल है। लेकिन उसके जवाब में एक थापन था, जैसे किसी ने पुरानी कहानियों का ढक्कन खोल दिया हो, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी थी। अरु ने तभी चुपचाप अपने रंगों से एक तस्वीर बनाई। एक औरत एक छोटी सी खिड़की से बाहर देख रही थी, और आसमान में एक बड़ी सी चिड़िया थी जिसमें से एक धुंध निकाल रही थी। मीना ने उस तस्वीर को देखा और समझ गई, ये अरु का इमेजिनेशन नहीं था, ये कुछ और था। उसने अरु से पूछा, ये कहाँ देखा? अरु ने सिर्फ इतना कहा, दादी के सपने में। दुबई के एयरपोर्ट में जब फ्लाइट ने लैंड किया तो पैसेंजर्स एक एक करके बाहर जाने लगे। पवित्रा ने अब तक सीट बेल्ट नहीं खोला था। एयर होस्टेस ने फिर से आकर पूछा, मैम कुछ दिक्कत है? पवित्रा ने आंखें उठाए, लेकिन बोल नहीं पाई। उसके हाथों में उसका फोन था। उसने किसी तरह एयरपोर्ट का वाईफाई कनेक्ट किया और मीना का नंबर डायल किया। 2 बार रिंग हुई। तीसरी रिंग में अरु ने उठाया। माँ, उसकी आवाज में एक हल्के से कंपन थी। पवित्रा ने कहा, बेटा तुम ठीक हो ना? अरु ने सिर्फ एक लाइन बोली, मुझे पता था आप अभी जिंदा हो। दादाजी ने कहा था कि आप अभी अंदर हो, लेकिन बाहर नहीं निकाल पाई। उसके शब्दों ने पवित्रा के हाथों से फोन गिरा दिया। एयर होस्टेस ने उसे पकड़कर वॉशरूम तक ले जाया, और वहां वॉश बेसिन के सामने पवित्रा टूट गई। उसने आना देखा और अपने अंदर कुछ और ढूंढने लगी, शायद उसी माँ की तस्वीर जो कभी वापस नहीं आई थी। उसने तस्वीर और चिट्ठी को फिर से पढ़ा,
और हर लफ्ज जैसे उसकी माँ की चीख लग रहा था। मैं कभी नहीं गई। मैं अंदर थी। मुझे वापस बुलाओ। पवित्रा ने समझने की कोशिश की। क्या उसकी माँ भी इसी रास्ते से गई थी? क्या वो भी किसी ने वापस आने नहीं दिया? क्या उन्होंने भी किसी से मदद मांगी थी और कभी नहीं मिली? अहमदाबाद में मीना ने तभी दरवाजे पर एक नॉक सुना। एक पुराना सा आदमी, सेफ्ट दाढ़ी, हाथ में एक पुराना थैला लेकर खड़ा था। उसने कहा, मैं विजय हूं, तुम्हारे पिता का दोस्त। उन्होंने कुछ दिया था, बोला था सिर्फ जब पवित्रा उदान ले तब देना। मीना ने उसे अंदर बुलाया। हस्तथैले में एक पुराना एनवेलप था। मुंबई से भेजा गया था। तारीख थी 1996। उसमें एक डेथ सर्टिफिकेट था, लेकिन उसमें एक बात गलत थी। कुसुम का डेथ डेट लिखा था 12 जुलाई 1996, मतलब 1 साल बाद। मीना ने कहा, अगर फ्लाइट 1995 में थी तो सर्टिफिकेट 1996 का कैसे? विजय ने आंखों में आंखों डाल के कहा, क्योंकि उसका सफर 1 साल तक खत्म ही नहीं हुआ था। उस वक्त पवित्रा दुबई के इमिग्रेशन काउंटर पर खड़ी थी। ऑफिसर ने उसका पासपोर्ट लिया, देखा, फिर उसके नाम के नीचे कुछ टाइप किया। फिर आंखें उठाकर बोला, कुसुम के रिलेटिव। पवित्रा चौंक गई। आपको कैसे पता? ऑफिसर ने बिना कुछ कहे सिर्फ एक फाइल में से एक पुरानी एंट्री दिखाई। कुसुम शर्मा, स्टेटस मिसिंग, लास्ट नोन एड्रेस फ्लैट 12C। अस्पाल। पवित्रा के पैरों तले जमीन फिसल गई। माँ कभी वापस नहीं आई थी, क्योंकि वो कभी छोड़ी ही नहीं गई थी। और अब पवित्रा भी उसी रास्ते पर आ चुकी थी। सेम बिल्डिंग, सेम फ्लैट, सेम नाम, और शायद वही अंजाम। दुबई के सुखाए गर्मी भरे हवाओं में पवित्रा का दिल चुभता जा रहा था। प्लेन ने लैंड कर लिया था। पैसेंजर्स एक एक करके इमिग्रेशन लाइन में लग चुके थे, लेकिन पवित्रा अपनी सीट से नहीं उठी थी। उसका शरीर अब भी उसकी कमर से लपेटा था, लेकिन आंखें उसी बिल्कुल वैसे ही फाड़ फाड़ के देख रही थी जैसे किसी बच्चे की होती हैं जब उसका फेवरेट खिलौना छिन जाता है। उसका हाथ अब भी नीला कागज थाम रहा था, जिसे उसने पहले किसी शाख की नजर से देखा था, लेकिन अब उस कागज का हर लफ्ज उसके अंदर किसी गूंजते दाढ़ की तरह बस चुका था। सब लोग चले गए, लेकिन पवित्रा नहीं। एक एयर होस्टेस ने पीछे आकर उसे हल्के से छू कर पूछा, मैम, सब ठीक है? आपको कुछ चाहिए? पवित्रा ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, मुझे एक फोन चाहिए। मुझे सिर्फ अपने बेटा की आवाज सुननी है। एयर होस्टेस ने उसे जेंटली उठाने में मदद की, लेकिन उसका शरीर हल्का नहीं था। वो बोझ से भरा हुआ था, याद से, दार से, और उस सच से जो अब पल पल सामने आ रहा था। इमिग्रेशन से निकालते वक्त पवित्रा ने जब फोन का सिग्नल मिला, तुरंत मीना का नंबर डायल किया, लेकिन कॉल उठाया अरु ने। उसकी आवाज एकदम हल्की थी, जैसे ठंडी रात में कोई पत्ता खड़खड़ाता है। माँ, पवित्रा ने आंख बैंड करके कहा, बेटा, मैं अभी सेफ हूं, अभी, लेकिन मुझे नहीं पता मैं यहां आए क्यों। अरु ने कुछ देर चुप रहकर बोला, मुझे पता था आप अभी जिंदा हो। दादाजी ने कहा था माँ अंदर है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। पवित्रा ने जब यह सुना, उसके हाथों से फोन छूट गया। उसने आंखों में भर आए आंसुओं को दबाया, लेकिन वो आंसू नहीं, किसी बेचैनी के सुनहरी झरने जैसे लग रहे थे, जो किसी पहले से लिखी हुई तकदीर को दोबारा से याद दिला रहे हो। वॉशरूम के मिरर के सामने पवित्रा ने अपना चेहरा देखा। उसके आंखों के नीचे काले दाग, आंखों में एक शून्य, एक खौफ, एक पहचानी हुई अजनबियत थी। उसने सोचा, माँ भी यही महसूस करती होंगी, शायद इसी वॉशरूम में। पिछले कुछ घंटों से पवित्रा के दिमाग में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता जा रहा था। आरू के सपने, दादाजी की चिट्ठी, फ्लाइट का वही नंबर, फोटो का वही डेट, और अब उस ऑफिसर का वो सवाल, कुसुम के रिलेटिव हो। हर एक बात एक डाढ़ भरे सिलसिले का हिस्सा लग रही थी, जैसे किसी ने 28 साल पहले लिखी हुई कहानी का दूसरा अध्याय उसके हाथों में थमा दिया हो, बिना उसकी रजा के, बिना किसी समझौते के। पवित्रा का पिकअप एक सेफ्ट एसयूवी था। उस पर छोटी सी प्लेटें थी, डोमेस्टिक हेल्प सर्विसेज, लाइसेंस्ड। ड्राइवर एक गुमसुम आदमी था, जिसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, ना ही किसी सवाल का जवाब। उसने पवित्रा का बग लिया और सीधे गाड़ी में बिठाया। पवित्रा ने खुद से कहा, मैं सिर्फ कुछ महीने के लिए हूं, बस कुछ महीने,
लेकिन अंदर की आवाज कहती थी, कुछ महीने या कुछ साल या कभी वापस न आने वाली यात्रा। रास्ता के दौरान दुबई के चमक धमक वाले शहर के बीच जब उन्होंने एक पुराने बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के सामने गाड़ी रोकी, पवित्रा के होंठों से बस इतना निकला, यही है। ड्राइवर ने सिर हिला दिया। बिल्डिंग थोड़ा छिपा हुआ था, एक तरह से दुबई की चमकते शॉपिंग मॉल्स और ग्लास टावर्स के बीच एक अंधेरा कोना जहां रोशनी से ज्यादा राज छुपे थे। और उस बिल्डिंग का नाम तो नहीं था, लेकिन एंट्रेंस के ऊपर फेडेड पेंट में लिखा था, ब्लॉक 4 अपार्टमेंट 12C। दरवाजा एक मध्यम उम्र की औरत ने खोला जिसका नाम था फरजाना बेगम। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी, जैसे किसी ने उसे कुछ ऐसा याद दिला दिया हो जो वो भूलना चाहती थी। उसने जब पवित्रा का नाम सुना, मैं पवित्रा शर्मा हूं, इंडिया से आई हूं। फरजाना एक पल के लिए हिल गई, उसकी आंखें फट गई और उसके होठों से बस एक लाइन निकली, तुम कुसुम की बेटी हो। पवित्रा ने हैरानी से पूछा, आप मेरी माँ को जानती थी? फरजाना ने पीछे हटकर दरवाजा पूरा खोला, यह वही घर है जहां तुम्हारी माँ रहती थी, यही अपार्टमेंट 12C। पवित्रा की टांगें कांप गई। उसने छत की तरफ देखा। उस कमरे में एक अजीब सी सर्द हवा थी, जैसे दीवारों में कहानियां बस गई हो, जैसे किसी ने उन अंदर छुप के रात भर रोते हुए कुछ लिखा हो। तब फरजाना ने एक ड्रॉर से एक पुरानी नीली ग्लास की चूड़ी निकाली, एक तरफ से टूटी हुई थी। यह उसकी थी। जब वो गायब हुई थी, यह चूड़ी यहीं गिर गई थी, मैंने संभाल के रखी थी। पवित्रा ने उस चूड़ी को अपने हाथ में पकड़ा और एक बार में उस लगा जैसे किसी ने उसका हाथ माँ के हाथों में रख दिया हो। उसने पूछा, माँ क्या चली गई थी या किसी ने? फरजाना ने आंखें झुका ली। उसने कहा, उसने किसी से लड़ाई की थी, अपने मालिक से। वो बहुत ताकत वाला आदमी था। फिर वो चली गई या ले जाई गई। उस दिन से किसी ने उसे नहीं देखा। इसी बीच अहमदाबाद में अरु ने एक और सपना देखा। उस सपने में एक पुरानी छत थी, एक छोटी सी खिड़की जिसमें से एक औरत बाहर देख रही थी। उसने आरू की तरफ देखा और कहा, अपनी माँ को वापस ले आओ जब तक वक्त है। अरु उठ गया, पसीने से भीग चुका था। मीना ने उसे गले लगाया। अरु ने बस एक लाइन बोली, माँ उसी जगह चली गई है जहां दाढ़ी चली गई थी, और वहां से वापस आना मुश्किल होता है। उस वक्त मीना ने एक प्रीस्ट से मिलने का डिसीजन लिया, नारायण फादर, जो उनके पिता का पुराना दोस्त था। उसे पता था कि उस साइकिल को कैसे तोड़ना है, अगर अभी भी देर ना हुई हो। और दुबई में पवित्रा ने अपने फोन की तरफ देखा। बैटरी 3% थी, लेकिन उसने एक फोटो खींची उस चूड़ी की और लिखा, अरु, यह दादी की थी। मैं उन्हीं की तरह यहाँ हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगी, मैं वादा करती हूं। लेकिन किसी ने कहा था, वो वादा कभी पूरा नहीं हुआ। चैप्टर 6। अपार्टमेंट 12C दुबई की थकाने भरी गलियों में, जहां ग्लास के टावर आसमान से बातें करते हैं और जमीन पर हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखता है, वहां से अलग एक कोना था। एक पुरानी बिल्डिंग जिसके प्लास्टर में दरार थी और जिसका लिफ्ट हर तीसरे दिन खराब होता था। उस बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पर एक फ्लैट था, अपार्टमेंट 12C। पवित्रा ने जब उस दरवाजे के अंदर कदम रखा तो उसने महसूस किया कि हवा में कुछ पुराना बसा हुआ है। एक ऐसी खुशबू जो ना तो बस एक घर की थी, ना ही किसी इंसान की। जैसे वक्त अपना एक कोना यहां छोड़ गया हो और उस वक्त के बीच कहीं उसकी माँ भी छुपी रह गई थी। फरजाना बेगम ने उसे अंदर बुलाया। उसका लहजा फॉर्मल था, लेकिन आंखों में कुछ छुपाने का डर साफ नजर आता था। यही है तुम्हारा कमरा, उसने कहा, एक छोटी सी अंधेरी रूम दिखाते हुए। कमरा में एक पतला मैट्रेस था, एक पुराना अलमीरा जिसका एक पल्ला झूल रहा था, और एक खिड़की जिसमें लोहे की ग्रिल लगी थी। सुरक्षा के लिए, फरजाना ने कहा, जैसे उस सवाल का जवाब पहले से रेडी था। पवित्रा ने बस सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। जब उसने अपना बैग बेड पर रखा तो उसकी नजर छत के एक कोने में गई। एक छोटी सी दरार थी, जैसे कोई दीवार अंदर से चीख रही हो। उसने हाथ से उस दरार को छूना चाहा, लेकिन फरजाना ने तुरंत उसका हाथ रोका। वो पुरानी दीवार है, फ्रेजाइल है, टूट जाएगी। उसका बोलने का तरीका इतना तीखा था कि पवित्रा ने पीछे हट जाने में ही बेहतर समझा।
लेकिन उस दारर में कुछ था, कुछ अजनाबी और कुछ पहचाना हुआ। उस रात फरजाना ने डिनर दिया, बस 2 रोटियां और थोड़ा दाल। पवित्रा ने पूछा, आप मुझे मेरी माँ के बारे में बता सकती हैं? फरजाना का चेहरा एक पल के लिए पत्थर हो गया। फिर उसने अपने दुपट्टे को ठीक किया और कहा, कुसुम यही काम करती थी, इसी घर में, 5 साल तक। अच्छी थी, लेकिन ज्यादा पूछती थी। उसके बाद फरजाना चुप हो गई, जैसे उसकी जुबान ने उसे रोक दिया हो। रात में जब सब सो गए, पवित्रा ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। सामने दूसरे बिल्डिंग की दीवार थी। बस ना आसमान दिख रहा था, ना चांद। सिर्फ ग्रिल के बीच से एक ठंडी हवा की लहर आई थी, लेकिन उसमें भी एक अजीब सी कसक थी, जैसे किसी ने उसे छोकर कहा हो, मैं अब भी यहीं हूं। उसी वक्त अहमदाबाद में नरू ने सपने में एक और सीन देखा। उसने देखा कि एक औरत एक बालकनी में खड़ी थी, जिसके दोनों हाथ ग्रिल से पकड़े हुए थे। उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। फिर उसने अरू की तरफ देखा, आंखें से आंखों मिलीं और बस एक शब्द कहा, जल्दी। अरू ने चिल्लाकर आंख खोल दी। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। मीना ने उसे संभाला, लेकिन अरू ने सिर्फ एक बात कही, माँ को बचा लो। मीना, जो अब तक सिर्फ इत्तेफाकों को जोड़ती जा रही थी, अब समझ गई थी, ये कुछ और है। उसने तुरंत अपने पिताजी के एक पुराने दोस्त फादर नारायण से मिलने का फैसला किया। जब वो चर्च गई, फादर नारायण ने उसे देखकर पहले ही कह दिया, तुम आए हो क्योंकि साइकिल टूट नहीं रही। मीना चौंक गई। कौन सा साइकिल? नारायण ने कहा, तेरे पिता ने मुझे कभी एक प्रार्थना के लिए बुलाया था। उन्होंने कहा था, मैं एक गलती दोहराने जा रहा हूं, मुझे इसे रोकना है। उस वक्त मैं नहीं समझा, अब शायद समझ रहा हूं। दुबई में पवित्रा ने उस रात नींद नहीं ली। सुबह होने से पहले उसने डिसाइड किया कि वो अपार्टमेंट के हर कोना देखेगी। जब फरजाना बाहर गई, पवित्रा ने छुपकर फिर से उस छत की दरार को देखा। उसने एक छोटा सा स्टिक लिया और उस दरार को हल्के से खुरचा। उसके अंदर से एक कपड़े का टुकड़ा निकला, जिसमें हाथ से बनाए गए डिजाइन थे। पवित्रा ने उसे पहचाना। वो उसी जैसे कपड़े थे जो बचपन में उसकी माँ उसके लिए सिलती थी। उसका दिल एकदम रुक गया। उसने डिसाइड किया कि उस दरार के पीछे कुछ तो है, शायद एक सच, शायद उसकी माँ का सबूत। लेकिन उस वक्त फरजाना घर लौट आए। उसके हाथों में एक लॉक था। उसने कहा, आज से तुम्हारा कमरा लॉक होगा जब तक मैं घर पे हूं। आजकल चोरियां बढ़ गई हैं। पवित्रा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक तेज आग जल उठी थी। उसने समझ लिया था, यह सिर्फ सेफ्टी का ताला नहीं था, यह सच से दूर रखने का ताला था। उस रात पवित्रा ने खिड़की के ग्रिल के बीच से बाहर देखा। सामने कोई औरत खड़ी थी एक छत पे, एक बुधिया, जिसने उसकी तरफ देखा और हाथ से कुछ इशारा किया। पवित्रा को लगा वो बस उसका विचार था, लेकिन अगले पल उसने देखा, उस बुधिया के हाथों में एक चूड़ी थी, एक नीली टूट चुकी चूड़ी। पवित्रा ने चिल्ला कर खिड़की के ग्रिल को झटका दिया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसकी सांस फूल गई थी। वो ग्रिल के अंदर अटकी थी, जैसे उसकी माँ अटकी रही थी। उसने अंदर से लिखा, मुझे निकालना होगा, कल कुछ भी हो, मैं ये घर तोड़ दूंगी। और अहमदाबाद में मीना ने एक पुराना डायरी खोला। उसके पिता की हैंडराइटिंग थी, जो उड़ता है, कभी कभी वापस नहीं आता, लेकिन अगर कोई रोने लगे तो आसमान भी रुक जाता है। पवित्रा का रोना अब तक अंदर दबा था, लेकिन उस रात उसने पहली बार जोर से रो दिया। चैप्टर 7 अधूरी रह गई। प्रार्थना दुबई की सुबह एक अजीब सा सन्नाटा लेकर आई थी। अपार्टमेंट 12C के अंदर पवित्रा ने पूरी रात नींद नहीं ली थी। उसके हाथों में अब भी वही कपड़े का टुकड़ा था, जो उसने दीवार के अंदर छुपी दरार से निकाला था। कपड़े के किनारे पर जरी से बना हुआ एक डिजाइन था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी माँ बचपन में उसके शरीर पे बनाया करती थी। उसका कलेजा मुंह को आने लगा। ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, उसने सोचा, ये उसकी चीख है, जो इतने सालों तक अंडर बैन थी। फरजाना सुबह जैसे ही उठी, उसका चेहरा और ज्यादा थाका और आंखें कुछ ज्यादा छुपी छुपी सी थी। उसने पवित्रा को ब्रेकफास्ट दिया, एक सूखी रोटी और आधी चाय। पवित्रा ने सिर्फ इतना कहा, आपने जो चूड़ी मुझे दिखाई थी, क्या उसके अलावा माँ का कुछ और बचा है?
फरजाना ने आंख तक नहीं उठाई, सिर्फ बोला, सब कुछ खत्म हो गया था उस दिन जब वो चली गई थी। उसके लफ्जों में न दाढ़ था, न संवेदना, बस एक थकान थी, जैसे किसी ने अंदर से सब कुछ खाली कर दिया हो। उस दिन के बाद से फरजाना ने कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक करना शुरू कर दिया। जब भी वो घर से बाहर जाती, पवित्रा को अंदर बैंड कर देती। तुम्हारे सुरक्षा के लिए, वो कहती, लेकिन पवित्रा हर बार महसूस करती कि ये सुरक्षा नहीं, एक साजिश है, वही साजिश जिसमें उसकी माँ का वजूद गुम हो गया था। अहमदाबाद में मीना फादर नारायण के चर्च पहुंच चुकी थी। आज चर्च की दीवार पे एक पुराना सा घंटा लटका था, जिसे बजाने से पहले लोग मन्नत मांगते थे। फादर नारायण उन्हें चर्च के पीछे एक छोटी सी कक्ष में ले गए, जहां रोशनी एक पतली सी खिड़की से आती थी। उसने मीना को बैठने का इशारा किया और कहा, मैं तुम्हारे पिता से उस दिन मिला था जब उन्होंने बोला साइकिल को तोड़ना होगा। उस वक्त उन्होंने मुझसे एक प्रार्थना करवाई थी, एक बंद प्रार्थना। मीना ने पूछा, बंद प्रार्थना? फादर ने कहा, वो एक ऐसी प्रार्थना थी जिसमें कुछ अधूरा रह गया। तुम्हारे पिता ने पूरी बात नहीं बताई थी। प्रार्थना के बीच में उन्होंने रुक कर कहा था, अगर वो उदी तो सब कुछ दोहराएगी। उस वक्त मैंने समझा नहीं, अब समझ में आता है। मीना ने आरू की तस्वीर और पवित्रा का फ्लाइट नंबर दिखाया। फादर नारायण कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोला, तुम्हारे पिता के दिनों में भी एक औरत गई थी और कभी नहीं आई। उस वक्त भी सब कुछ एक ही तरीक था, एक ही जगह, एक ही रूट, एक ही नाम। मीना के हाथ से तस्वीर गिर गई। क्या आप मेरी मां की बात कर रहे हैं? फादर ने आंखें बैंड करके सिर हिला दिया। हाँ, कुसुम। दुबई में पवित्रा ने जब फरजाना के जाने के बाद दरवाजे का लॉक चेक किया तो उसने देखा कि ताला पुराना था। एक आयरन का लाच जिसे अंदर से किसी छोटी सी पिन से खोला जा सकता था। उसने अपने पिन से बाल खोला और एक छोटी सी कोशिश में ताला खुल गया। वो अब खुद को पहली बार थोड़ा आज़ाद महसूस कर रही थी। अपार्टमेंट के अंदर उसने हर कोने को खोजना शुरू किया। जब उसने किचन के पास की दीवार पे हल्के से थपथपाया तो एक जगह से खोखलापन महसूस हुआ। उसने उस स्पॉट को याद रखा। रात होने पर जब फरजाना लौट कर सो गई, पवित्रा ने अपने बेड के नीचे से एक पुराना चम्मच निकाला और उस जगह को खुराचना शुरू किया। उसके पहले ही झटके में मिट्टी झाड़ी और एक चीज अंदर से झांकती मिली। एक डायरी। उस डायरी के कवर पर लिखा था, कुसुम। उसका हाथ कांप गया। उसने डायरी को खोला। हर पन्ना उसकी माँ की राइटिंग से भरा था। प्यार, गुस्सा, थकान, घुटों, सब कुछ उन लफ्जों में था। एक जगह लिखा था, मुझे कहा गया था कि मैं एक दिन लौटूंगी, लेकिन यहां कोई लौट कर नहीं जाता। जब मैंने पूछा, मुझे एक कमरे में बैंड कर दिया गया। उन्होंने कहा, तुम्हें सबक सिखाना होगा। हर शब्द पवित्रा के अंदर किसी जख्म को खोल रहा था। अंतिम पन्ने में लिखा था, मुझे यह दरवाजा तोड़ना होगा, पर अगर मैं न कर पाई तो मेरी बेटी, उसे बताना कि मैं उसे छोड़कर नहीं गई थी, मैं छोड़ दी गई थी। पवित्रा ने डायरी को अपने से चिपका लिया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन मन में एक आग सी जल रही थी। उसने डिसाइड किया, अब और नहीं। अब कोई फरजाना, कोई मालिक, कोई तला उसे रोक नहीं सकता। उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, मैं वापस जाऊंगी माँ, और इस बार कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उस वक्त अहमदाबाद में नरू ने अपनी आंटी की नेबर से कहा, मुझे ब्लॉक्स से खेलना है। उसने वुडन ब्लॉक्स उठाए और हर एक ब्लॉक में एक अक्षर लगाया। मीना जब वापस आई तो उसने देखा, ब्लॉक्स ने बनाई थी एक लाइन, माँ दीवार के अंदर है। मीना का शरीर थरथराने लगा। उसने तुरंत फादर नारायण को कॉल किया। उन्होंने लिखा था, दीवारों में सच है। फादर ने बस इतना कहा, तो दीवारों को तोड़ना होगा। दुबई में पवित्रा डायरी को छुपाकर दरवाजे के पास गई। उसने अंदर से लॉक लगाया और फिर खिड़की की तरफ देखा। बाहर एक बुधिया बैल्कनी में दिख रही थी, वही जिसे उसने पहले भी देखा था। बुधिया ने इस बार हाथ उठाकर इशारा किया, अब वक्त आ गया है। पवित्रा ने अपनी माँ की डायरी उठाई और पहली बार मुस्कुराई, आंसुओं के बीच से। और अहमदाबाद में अरु ने नींद में बस एक ही लाइन बोली, अगली बार माँ चीख नहीं लेगी, वो दीवार तोड़ देगी। रात के 1 बजे दुबई के एक पुराने बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में सब कुछ सो गया था, लेकिन पवित्रा जाग रही थी।
कमरे की हल्के पीली रोशनी, लोहे की ग्रिल वाली खिड़की से छन्नी हवा और डायरी के पन्ने जिसमें उसकी माँ की आवाज अभी भी गूंज रही थे। ये सब उसके अंदर एक ऐसी जगह छू रहे थे जहां दर्द और सच का फर्क मिट चुका था। डायरी उसके हाथों में थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक और कहानी चल रही थी। एक कहानी जिसे किसी ने कभी पूरा होने ही नहीं दिया। उस डायरी के अंत में माँ ने लिखा था, मैं कभी नहीं गई, मुझे अंदर बैंड कर दिया गया था। जब सब ने समझा मैं चली गए हूं, तभी मेरे रास्ते बंद कर दिए गए। लेकिन मैं यहीं हूं, दीवारों के अंदर, खिड़कियों के पीछे। मैं हर रात चीखती हूं, पर कोई सुनता नहीं। पवित्रा ने डायरी की हर लाइन दो दो बार पढ़ी। एक पन्ना था जहां सिर्फ एक वाकया था, बार बार लिखा हुआ। बारसी में एक जगह है जहां हवा अंदर जाती है पर बाहर नहीं आती। उसका मन फिर से उस दीवार की तरफ गया जहां से उसने पहले कपड़ा निकाला था। उस जगह कुछ तो था, कुछ ऐसा जो उसकी माँ को छीन कर ले गया था और अब उसे भी वहां खींच रहा था। अगली सुबह फरजाना ने पवित्रा से कुछ नहीं कहा, बस एक टिफिन बॉक्स दिया और कहा, आज से काम ज्यादा है। मलिक की बीबी आई है इंडिया से। उसका चेहरा पहले से ज्यादा सख्त था, लेकिन आंखों में डर भी था। पवित्रा ने ध्यान दिया, फरजाना अब उससे आंखों में देखकर बात नहीं करती थी, जैसे कुछ छुपाना चाहती हो लेकिन खुद से भी नहीं बच पा रही हो। उस दिन काम से वापस आकर पवित्रा ने दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर से वही दीवार खोलने का प्लान बनाया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब उसने दीवार पर थपथपाया, उसने एक नई आवाज सुनी, एक हल्की सी घंटी जैसी, जैसे अंदर कुछ लटक रहा हो। उसने तुरंत डायरी के पन्ना को याद किया। पार्लर सी में एक जगह है जहां हवा अंदर जाती है पर बाहर नहीं आती। उसने चम्मच से प्लास्टर खुरचना शुरू किया। धीरे धीरे मिट्टी झड़ी और एक पतला सा सुराख दिखाई दिया। उसने उसमें से टॉर्च का लाइट डाला। अंदर कुछ था, एक छोटी सी खाली जगह, और उसके एक कोने में एक पुराना जूते का बग। पवित्रा ने हाथ अंदर डालकर उसे खींच लिया। बग में एक डायरी और एक सिलबातों भरी फोटो थी। फोटो में एक औरत बैल्कनी में खड़ी थी और उसका चेहरा पवित्रा से मिलता था। नीचे लिखा था, कुसुम, 12 जुलाई 1995। पवित्रा ने बग में से एक और कागज निकाला। एक चिट्ठी थी, लेकिन उसकी ताल भाषा नॉर्मल नहीं थी। वो एक तरह से रिक्वेस्ट थी, या दर्शन। अगर किसी को यह मिले तो समझना मैं गई नहीं थी, मुझे किसी ने रोका था। फरजाना जानती है, मलिक जानता है, पर सब चुप हैं। अगर मेरी बेटी कभी आए तो यूज कहना, अपने आंसुओं को आवाज देना, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। उस पल पवित्रा के हाथों से सब कुछ छूट गया। उसने आईना देखा और अपने आप से पूछा, मैं क्या देख रही हूं? अपनी मां का आखिरी दिन या अपना आज? उसी रात फरजाना ने दरवाजा बाहर से बंद नहीं किया। शायद भूल गई थी, शायद जानकर किया, शायद समझ गई थी कि पवित्रा सब जान चुकी है। जब सब सो रहे थे, पवित्रा ने चुपके से दूर खोला और बिल्डिंग के पुराने फ्लोर पर गई। वहां एक स्टेयरवेल था, जहां कभी किसी को कुछ दिखता नहीं था। उसने वहां एक और पुरानी फोटो देखी, वॉल के एक क्रैक के पीछे चिपकी हुई। एक औरत बैल्कनी के ग्रिल में अटकी थी, हाथों में वही चूड़ी थी जो फरजाना ने कभी पवित्रा को दी थी। उस पल उसके पैर कांपने लगे। उसने अंदर से एक चीख दबाई, माँ, लेकिन आवाज अंदर ही फंस गई। अहमदाबाद में अरु ने उसी वक्त आंख खोली। मीना ने देखा कि उसके हाथ से खून आ रहा है। उसने सपने में अपना हाथ काट लिया। अरु ने कहा, वो रो रही है, मामा रो रही है। सुनो, वो कह रही है, दीवार के अंदर हवा नहीं जा रही, मैं यूं नहीं ढूंढ पा रहा। मीना ने तुरंत वो चिट्ठी निकाली जो उसके पिता ने लिखी थी। अगर वो उड़ान भरेगी उसे रोको, वरना वो वापस नहीं आएगी, या ऐसी वापस आएगी जिसे तुम पहचान नहीं पाओगे। उसने अरु के हाथ से खून पोंछा और बस इतना कहा, मैं जा रही हूं तेरे मां के पास, अब देर नहीं कर सकती। दुबई में पवित्रा ने फोटो, डायरी और चिट्ठी सब एक बैग में रखा। उसने फोन उठाया और मीना को मैसेज लिखा, मैं अपनी मां की चीख सुन सकती हूं। मुझे लगता है मैं भी उसी जगह चली जाऊंगी अगर अभी नहीं निकली। अगर मैं नहीं लौट पाई तो अरु को यह सच जरूर बताना कि उसकी मां गई नहीं थी, उसे बंद कर दिया गया था।
मैसेज भेजने के तुरंत बाद फोन डेड हो गया। पवित्रा ने बग कंधे पे डाला, दरवाजा खोला और पहली बार उस बिल्डिंग के उस हिस्से में गई जहां किसी ने कदम नहीं रखा था, वो कोना जहां कुसुम ने आखिरी सांस ली थी। उस वक्त कहीं पीछे से एक आवाज आई, फिर से वही रास्ता, फिर से वही बेटी। पवित्रा ने आंखें बंद की और अंदर चली गई। दुबई की रात एक अजीब सा खौफ लेकर आई थी। अपार्टमेंट 12C के कॉरिडोर में सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति के बीच पवित्रा के कदमों की आहट कुछ अलग ही लग रही थी। उसने बग अपने कंधे पे मजबूती से बांध रखा था। अंदर डायरी, फोटो और माँ की वो चिट्ठी थी, जो अब उसके लिए सब कुछ थी। हर कदम पर उसे लग रहा था जैसे कोई उससे देख रहा हो, जैसे दीवार के अंदर कोई आंखें छिपी हो जो हर हरकत का हिसाब रख रही हो। उस रात पवित्रा ने एक नया दरवाजा खोला, लिटरल भी और अंदर से भी। बिल्डिंग के पीछे एक छोटी सी पैसेज थी, जिसे फरजाना ने हमेशा बांध रखा था। पवित्रा ने देखा, ताला थोड़ा पुराना था। उसने डायरी के अंदर छुपा हुआ एक पतला सा पिन निकाला और ताला तोड़ दिया। अंदर जैसे हवा भी अंदर खींच ली गई थी। एक नैरो सा कॉरिडोर, जिसमें डिम सी रोशनी थी और दीवार पर पनियों के निशान जैसे थे, जैसे किसी ने आंसुओं से चिन्ह बना दिए हो। पवित्रा धीरे धीरे अंदर चली गई। उसके हर कदम के साथ डायरी के लफ्ज गूंज रहे थे। मैं अंदर हूं, लेकिन जिंदा हूं, जब तक मेरी बेटी मुझे ढूंढने ना आए। इसी बीच अहमदाबाद में मीना पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। उसने पवित्रा के डिसअपीयरेंस की रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन जवाब था, मैडम, दुबई जुरिस्डिक्शन में है, हम ऑफिशियली कुछ नहीं कर सकते। मीना ने घर लौटकर अरु को गले लगाया। अरु ने सिर्फ एक बात बोली। मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, लेकिन बोलने वाली मां नहीं थी। कोई और था, पर उसी की आवाज में। मीना ने कान लगाकर अरु की बात दोबारा पूछी। बेटा, क्या कहा उसने? अरु ने आंखें बैंड करके बोला। उसने कहा, मैं ठीक हूं बाबू, मैं जल्दी लौटूंगी। लेकिन मां कभी बाबू नहीं कहती थी, वो मुझे बेटा कहती थी। मीना का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। उसने तुरंत फरजाना का दुबई का नंबर लगाया। नंबर रिंग गया और किसी औरत ने कॉल उठाया। हेलो, मीना ने पूछा। पवित्रा, तुम हो? उस तरफ से एक औरत की आवाज आई। हाँ, मैं पवित्रा बोल रही हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप चिंता मत करिए। मीना कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही, फिर धीरे से कहा, अगर तुम पवित्रा हो तो अरु को क्या कहती हो? लाइन के दूसरी तरफ एक थोड़ा सा सन्नाटा था, फिर जवाब आया, बाबू, मेरा बाबू। मीना का हाथ से फोन गिर गया। उस पल उसने समझ लिया, कोई पवित्रा की आवाज में बात कर रहा था, लेकिन वो पवित्रा नहीं थी। दुबई में पवित्रा ने अंदर चलते चलते एक नैरो रूम में कदम रखा। एक छोटा सा कमरा जिसमें एक कुर्सी थी और एक कॉर्नर में एक पतला सा बेड। दीवार पर एक तस्वीर चिपकी थी, एक औरत जिसका चेहरा हल्का सा फाता हुआ था, लेकिन आंखें उसकी मां जैसे लग रही थी। पवित्रा उस तस्वीर के पास गई और उसके पीछे से एक हल्के से आवाज आई, जैसे दरवाजा बंद हो गया हो। उसने पलट कर देखा, कॉरिडोर का दरवाजा बैंड हो चुका था। पवित्रा ने भगकर उसे खोलना चाहा, लेकिन अंदर से लॉक हो गया था। उसने जोर से चिल्लाया, कोई है फरजाना? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी एक पीछे से आवाज आई, चीख मत, वरना उसी तरह बैंड हो जाएगी जैसे तुम्हारी मां हो गई थी। पवित्रा ने पलट कर देखा, एक आदमी अंधेरे में खड़ा था। उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन आवाज जमीन से उठती हुई लग रही थी। तुम्हारे जैसे बहुत आई, सबको लगता था वो वापस जाएंगी, लेकिन जाती कोई नहीं। पवित्रा ने झट से डायरी निकाली और बोला, मेरे पास सबूत है, सब कुछ साबित कर सकती हूं। आदमी हंस पड़ा, एक ठंडी हंसी। सबूत? किस कोर्ट में ले जाओगी? कौन सुनेगा एक नौकरानी की बात जो अपने आप चली गई हो? पवित्रा का हाथ कांप गया। उसने पहली बार महसूस किया, यह सिर्फ एक साजिश नहीं थी, यह एक सिस्टम था, एक नेटवर्क जो घरों के अंदर छुपकर जीवन खा जाता था। और उस सिस्टम ने कुसुम को खाया था। अब उसकी बारी थी। तभी उसने कुछ सुना, एक हल्की सी आहट, जैसे किसी ने अंदर से दिया जलाया हो। कमरे के एक कोने में एक छोटी सी दीवार थी, जिसमें एक क्रैक था। उस क्रैक से रोशनी की एक पतली सी लाइन निकाल रही थी। पवित्रा ने उस क्रैक को खुरचना शुरू किया। मिट्टी झाड़ी और अंदर एक और छोटी सी रूम थी, जिसमें एक मैट्रेस था, एक पुरानी साड़ी
और एक फोटो फ्रेम। फ्रेम में था पवित्रा 2023। उसका दिमाग घूम गया। उसने फोटो उठाया। वो उसी ड्रेस में थी जो उसने एयरपोर्ट वाले दिन पहनी थी। उसका चेहरा पले और आंखों में दार। ये फोटो किसने खींची, कब खींची, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? तभी एक दरवाजा और खुला और फरजाना अंदर आई। उसका चेहरा शांत था। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था अंदर, पवित्रा ने चिल्ला कर पूछा। माँ के साथ क्या किया तुमने? फरजाना ने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं। उसने सिर्फ सवाल पूछना शुरू किया था, जैसे तुमने किया। पवित्रा ने डायरी उसके मुंह पे फेंकी और बोला, अब मैं भी वापस नहीं जाऊंगी खाली हाथ। फरजाना ने डायरी उठाकर अंदर के स्टोव में डालने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक छोटी सी चीख आई। अरु के सपने से। अहमदाबाद में अरु उठकर चिल्लाया। वो उसकी आवाज चुरा रहे हैं। माँ बोल नहीं पा रही। उन्होंने उसकी आवाज ले ली है। उस पल मीना ने फैसला ले लिया, उसे दुबई जाना ही पड़ेगा। दुबई में पवित्रा ने ग्रिल तोड़ने की कोशिश की। फरजाना उसे रोकने आई। दोनों में झगड़ हो गया। एक मोमेंट में पवित्रा ने एक आयरन रॉड उठाया और दीवार पर मारा। एक छोटा सा सुराख हुआ जहां से हवा आई, और उस हवा में माँ की एक मुस्कुराहट थी। लेकिन तब तक किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया था, लेकिन फरजाना ने ही किया था। और जब पुलिस आई तो उसने सिर्फ इतना कहा, वो पागल हो गई है। उसे लगा कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है। ये सब इमेजिनेशन है। पवित्रा ने पुलिस की आंखों में देखा और सोचा, अगर मैं अभी चुप रही तो मैं भी उनमें से बन जाऊंगी जो अपने नाम से नहीं, सिर्फ खिड़कियों के ग्रिल के पीछे याद की जाती हैं। दुबई की सुबह ने एक और पीतल सी ठंडक लेकर पवित्रा के चेहरे को छू लिया था, लेकिन उसके अंदर कुछ भी ठंडा नहीं था। उसकी रात पुलिस की कस्टडी में गुजरी थी। फरजाना ने उन्हें बताया था कि पवित्रा अपने माँ के गुजर चुकी मौत को लेकर पैरानॉइड हो गई थी और अपने कमरे की दीवार तोड़ने लगी थी। पुलिस ने कुछ फॉर्मल सवाल किए, लेकिन बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेंट के उस सुबह छोड़ दिया गया। इस बार छोड़ रहे हैं मैडम, ऑफिसर ने कहा, लेकिन अगले बार कोई ड्रामा हुआ तो इमिग्रेशन से सवाल होगा। पवित्रा घर लौट आई, लेकिन अब उसके लिए वो जगह घर नहीं थी। अपार्टमेंट 12C के दरवाजों, दीवारों और छोटी ग्रिल वाली खिड़कियों में अब उससे सिर्फ एक चीज महसूस होती थी, कॉयड। फरजाना उससे देखकर बस मुस्कुराई। एक ठंडी जानी पहचानी सी मुस्कुराहट जिसमें दिखावा था और याद भी। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुला लेती हूँ, लगता है स्ट्रेस ज्यादा हो गया है, फरजाना ने कहा। पवित्रा ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ डायरी की जाली हुई राख को देखा। उसका हर सबूत, उसकी माँ की हर चीख एक अंधेरे स्टोव के अंदर सूख गई थी। लेकिन उस राख में से एक टुकड़ा बच गया था, एक कोने का पन्ना जिसमें बस 2 शब्द लिखे थे, मत भूलो। अहमदाबाद में मीना दुबई की टिकट कंफर्म करा चुकी थी। उसने अरु को छोटी सी नोटबुक दी जिसमें लिखा था, मैं वापस आऊंगी, पर अगर ना आऊं तो ये सब किसी को दिखाना। उसके नीचे एक नाम लिखा था, सिन्हा, ऑल इंडिया रेडियो, ओल्ड सिटी ऑफिस। अरु ने नोटबुक को संभालकर अपने बैग में रखा। उसने पूछा, आपको लगता है माँ अभी भी वही है? मीना ने आंखों में आंसू रोकते हुए कहा, मुझे लगता है माँ ने हमेशा मुझे बचाया, अब मेरी बारी है। दुबई में पवित्रा ने उस जगह वापस जाने की कोशिश की जहां उसने माँ की फोटो और डायरी का टुकड़ा पाया था। लेकिन जब उसने स्टेयरवेल का दरवाजा खोलना चाहा, तो उस पर एक ताला लग चुका था, नया, चमकदार। ऊपर एक बोर्ड चिपका था, मेंटेनेंस इन प्रोग्रेस, डू नॉट एंटर। पवित्रा ने ताला को जोर से हिलाया, लेकिन ताला हिलता नहीं था। दीवार के उस पार जैसे अब भी उसकी माँ की सांसें बैंड थी। उसने दरवाजे के एक कोने में छोटी सी छेद बनाई और अंदर का अंधेरा देखा। उस अंधेर में सिर्फ एक चेहरा था, वो बुधिया जो पहली बार उसे छत से देख रही थी। उस रात फरजाना ने उसे किचन के काम के लिए बुलाया। पवित्रा ने देखा कि घर में कुछ नया लोग आए थे। एक आदमी जो पुरानी टाइप की अंग्रेजी बोलता था और एक औरत जो दुबई की नहीं लगती थी, जैसे किसी छोटी जगह से आई हो छुपकर। उस औरत ने पवित्रा की तरफ देखा और धीरे से कहा, यह घर अजीब है ना, रात में आवाजें आती हैं। पवित्रा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पूछा, आपको भी सुनाई देती हैं? औरत ने सिर हिलाया। हाँ, एक औरत चीखती है,
और एक बच्चा रोता है। उस पल पवित्रा समझ गई कि वो अकेली नहीं थी। फरजाना के घर में और भी राज थे। शायद और भी कुसुम थी, शायद और भी अरू। इसी बीच अहमदाबाद में अरू फिर से सपने में रोया। उसने देखा एक औरत जाली हुई डायरी के टुकड़े से एक शब्द लिखने की कोशिश कर रही थी। उसका हाथ जल चुका था, लेकिन वो सिर्फ एक ही शब्द बार बार लिखती जा रही थी। 12 से 12 से 12 से। उसने नीना आंटी के नेबर को उठाकर कहा। दरी ने कहा है मां को जल्दी ढूंढो, वरना दीवर बैंड हो जाएगी। उस सपने के दूसरे हिस्से में अरू ने अपने आप को एक बैल्कनी में खड़ा पाया। उस बैल्कनी में जिसमें वो औरत बर बर दिखाई देती थी। उसने अरू की तरफ देखा, हाथ उठाया और बोला, बेटा एक बार फिर से बोल, जोर से, इस बार तुम्हारी मां सुन लेगी। अरू ने सपने में चिल्लाया, मां मैं यहां हूं, दरवाजा खोलो। उस चिल्लाहट ने पवित्रा को उस रात सच में जगा दिया। उसने महसूस किया किसी ने उससे पुकारा। वो नींद में थी, लेकिन एक आवाज उसके कान के अंदर गूंज रही थी। अरू की आवाज, लेकिन वो ड्रीम नहीं था। पवित्रा उठकर खिड़की तक गई। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हवा एक अजीब सी थी, जैसे किसी ने उसके नाम की चीख हवा में घोला हो। उसने खिड़की की ग्रिल के बीच से देखा। बैल्कनी के छोटी सी रेल पर कुछ लिखा हुआ था। पहले कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन उस रात लिखा दिखा। मैं वापस नहीं गई, मुझे अंदर बैंड किया गया, 1995। और नीचे लिखा था, कुसुम शर्मा। उस पल पवित्रा झुक गई, हाथ जोड़ लिया, आंखों से आंसू छूट गए। सुबह होने से पहले उसने एक प्लान बनाया। फरजाना के सो जाने के बाद उसने छुपके से एक छोटी मर्राम का हथौड़ा चुरा लिया जो किचन में रखा था। उसने डायरी के कोने के पन्ने के पीछे लिखा, अगर मैं कल ना रही तो इस दीवर के अंदर झांको, यही सच है, यही मेरी मां थी। अगली रात उसने दीवर पे पहला वार किया। एक पाथर हिल गया, फिर एक और। उसने अंदर झांका, एक पुराना दुपट्टा, एक फोटो फ्रेम और एक आवाज, कमजोर लेकिन जिंदा। और तभी पीछे से फरजाना की चीख आई, क्या कर रही हो, रुक जाओ। पवित्रा ने हथौड़ा जोर से पकड़ा और बोला, यह दीवर टूटेगी, चाहे कोई भी रोके। और उस पल उसे लगा उसके कान के पास कोई फुफकारा, एक बुधी सी आवाज में, अब सही वक्त है बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। दुबई की रात थक चुकी थी, लेकिन अपार्टमेंट 12C के एक कोने में कोई सांस ले रहा था, कमजोर लेकिन जिंदा। पवित्रा के हाथों में हथौड़ा था और उसके सामने एक दीवर जिसमें सालों पुरानी चीखें बैंड थी। हर वार के साथ मिट्टी, प्लास्टर और वक्त के झूठ उखड़ते जा रहे थे। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, आंखें लाल और हाथों में छोटी छोटी चोट के निशान, लेकिन अंदर एक आग जाल रही थी। एक बेटी के रूप में, एक मां के लिए उसने एक और वार किया और दीवर के अंदर से हवा की एक ठंडी लहर निकली। एक सुराख बन चुका था, अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ था। पवित्रा ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा तो एक छोटी सी खाली जगह थी, जहां एक मैट्रेस का जला हुआ टुकड़ा, एक कपड़ों की पुतली और एक पतरा पड़ा था, आधा जला लेकिन अब भी साफ। उसने पतरा निकाला, हाथ कांप रहे थे। उस पर लिखा था, पवित्रा के लिए, अगर मैं वापस ना आऊं तो ये उस तक जरूर पहुंचाना। उस हैंडराइटिंग को देखकर पवित्रा की रात रुक गई। वो उसकी मां कुसुम की थी। हर लफ्ज से एक सांस जैसी निकाल रही थी, जैसे हर शब्द लिखने में उसने अपना आखिरी दुम दिया हो। पत्रा में लिखा था, मेरी बेटी, अगर तू ये पत्रा पढ़ रही है तो इसका मतलब है कि मैं वापस नहीं जा पाई, पर मैं गई भी नहीं थी। मैं यहीं थी, इस कमरे में, इस दीवार के अंदर, सालों तक। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं भाग गई हूं, सब झूठ था। मैं सिर्फ ज्यादा सच पूछ बैठी थी। फरजाना जानती है सब कुछ। वो सिर्फ एक पर्दा है उनके लिए जो असली डांट देते हैं। अगर तू मुझे ढूंढने आई है तो समझ ले, तू अकेली नहीं है, हम जैसे और भी हैं। हमारी आवाजें बैंड नहीं की जा सकती। हमारे आंसू किसी दिन दीवार तोड़ देंगे, तेरा इंतजार करते हुए, मां। पवित्रा डायरी से जाला हुआ कोने का पन्ना निकालकर उसमें पतरा रखती है और अंदर के कोने में छुपा हुआ एक फोटो फ्रेम भी निकलती है। फ्रेम में एक पुरानी तस्वीर थी, कुसुम और पवित्रा एक मेला में, एक गोलगप्पे के ठेले के सामने।
उस पल उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने फोटो से मांग की, माँ, मैं वापस जाऊंगी, पर इस बार तेरा सच लेकर। तभी पीछे से एक ताला खुलने की आहट हुई। फरजाना वापस आ चुकी थी। उसने कमरे का दरवाजा खोला और उसके चेहरे पर पहली बार गुस्से से ज्यादा डर था। उसने देखा दीवार टूटी हुई थी, पवित्रा के हाथ में पतरा था। उसने चिल्लाया, तुम्हें नहीं पता किससे खेल रही हो? पवित्रा ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम्हें नहीं पता किस बेटी से टकरा गई हो? उस पल फरजाना ने फोन उठाकर किसी को कॉल किया। पवित्रा ने देखा उसका चेहरा पीला पड़ गया। फरजाना बोल रही थी, हाँ, वो मिल गया है। पतरा, उसने दीवार तोड़ दी। हाँ, मैं पुलिस को बोलती हूं कि पागल हो गई है। लेकिन पवित्रा उससे पहले निकल चुकी थी। उसने बग उठाया, पतरा अंदर रखा, फोटो संभाली और सीधा अपार्टमेंट के बाहर दौड़ गई। बिल्डिंग से बाहर आते ही उसने एक लोकल टैक्सी ली और सबसे पहले इंडियन कॉन्सुलेट के गेट पर पहुंची। वाहन पहरेदार ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पवित्रा चीख कर बोली, मैं एक इंडियन सिटीजन हूं, मुझे अंदर जाने दो। मेरे पास सबूत है कि मेरी मां को कैद किया गया था। मुझे फरजाना से बचा लो। रात के 3 बजे कॉन्सुलेट बैंड था, लेकिन सिक्योरिटी ने उसकी हालत देखकर एक इमरजेंसी ऑफिसर को बुलाया। पवित्रा ने उन्हें पत्र दिया, फोटो दिखाई और डायरी का टुकड़ा। ऑफिसर ने सब पढ़ने के बाद कहा, आप पहले आराम कीजिए, हम कल सुबह तक आपकी रिपोर्ट तैयार करवाएंगे। लेकिन पवित्रा ने कहा, कल तक देर हो जाएगी। वो लोग सब सबूत मिटा देंगे, मेरे पीछे आएंगे। वही ऑफिसर ने तुरंत फरजाना के अपार्टमेंट में लोकल पुलिस को भेजने का काम किया। जब पुलिस वहां पहुंची तो फरजाना डर के मारे रो रही थी। मैं कुछ नहीं जानती, उसने खुद दीवार तोड़ दी थी। लेकिन जब पुलिस ने फरजाना के फोन का कॉल लॉग चेक किया तो पता चला उसने एक पुराने नंबर पे कॉल किया था। एक आदमी जिसका नाम पहले एक डोमेस्टिक अब्यूज के केस में आ चुका था। इस बीच अहमदाबाद में अरू को स्कूल के गेट पर खड़ा देखकर सब लोग हैरान थे। उसने एक फूल पकड़ा हुआ था, नीला, जिसे उसने गार्डन के कोने से छुप कर तोड़ा था। उसने सिर्फ इतना कहा, मां वापस आएगी। दादाजी ने बोला है। उसने अपनी आवाज ले ली है। मीना अब तक दुबई पहुंच चुकी थी। उसने कॉन्सुलेट के बाहर पवित्रा को देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर्फ रो दिए। उसी रात पतरा और फोटो फरजाना के फ्लैट से रिकवर्ड किए गए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 1935 में कुसुम का नाम एक और डोमेस्टिक वर्कर के डॉक्यूमेंट्स में फॉल्सली रिप्लेस किया गया था। कुसुम को मिसिंग नहीं, इलीगल डिक्लेयर किया गया था, जिससे उसका वजूद सिस्टम से मिटा दिया गया। पवित्रा को कॉन्सुलेट ने प्रोटेक्शन दिया। मीडिया ने स्टोरी उठाई। बेटी ने दीवार तोड़कर मां की चीख ढूंढी। सब कुछ पलट गया। लेकिन पवित्रा के लिए सबसे बड़ा पल तब आया जब वो अरू के स्कूल पहुंची और उसने मां को देखते ही फूल उसके हाथ में दिया। मुझे पता था, दादाजी ने कहा था, आप अभी पूरी नहीं हुई थी। पवित्रा ने उससे झप्पी। मैंने ले लिया और बस एक बात बोली, वादा था बेटा, मां कभी आधे रास्ते से वापस नहीं आती। 2 महीने बाद मुंबई के एक छोटे लेकिन पुराने अखबार के एडिटोरियल रूम में एक ईमेल आई। सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ इतना लिखा था, एक कहानी जो किसी लिस्ट में नहीं थी। अटैचमेंट में एक स्कैन्ड पत्रा था, उसी पत्रा का डिजिटल प्रमाण जो पवित्रा ने दुबई के इंडियन कॉन्सुलेट के ऑफिसर को दिया था। साथ में एक फोटो, एक माँ और एक छोटा सा बच्चा एक खिड़की के सामने बैठकर मुस्कुरा रहे थे। उस फोटो में कोई रंग नहीं था, लेकिन आंखों में एक पूरी जिंदगी थी। उसी ईमेल के नीचे लिखा था, मैं कुसुम शर्मा की बेटी हूं और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की है जो वापस आना चाहती थी पर उन्हें कभी वापस आने नहीं दिया गया। मैं उनका सच बोल रही हूं। आखिर में एक पत्रा बच गया, वही पत्रा जिसे कभी किसी ने पहुंचाने नहीं दिया था, आज पूरे देश में घूम गया। न्यूज चैनल्स पे हेडलाइंस थी, 28 साल बाद दुबई के अपार्टमेंट में मां की चीख सुनाई दी। लोगों ने पहली बार उस नाम को याद किया जिसे सिस्टम ने मिटा दिया था, कुसुम शर्मा पवित्रा। अब अहमदाबाद में अरू के साथ एक नए किराए के फ्लैट में रहती थी। हर रात अरू डायरी में लिखता था छोटी छोटी बातें, क्या खाया, क्या सोचा, किस सपने में क्या देखा। और हर रात पवित्रा उस डायरी के आखिरी पन्ना पढ़ती थी। अरू ने लिखा होता,
माँ अब आती हैं। खिड़की के बाहर देखते ही अंदर आ जाती हैं। मीना ने पवित्रा से कहा, क्या तू कभी माफ कर पाएगी सबको? पवित्रा ने लंबे समय के बाद आंखों में आंखों डालकर कहा, मुझे किसी को माफ नहीं करना। मुझे सिर्फ याद रखना है। जब तक याद है तब तक वो जिंदा है। और इस बार पवित्रा याद को जमीन पर नहीं रखना चाहती थी। उसने एक एनजीओ की शुरुआत की। नाम था लोहा का आसमान। यह वही नाम था जो उसने पहली बार आरू के मुंह से सुना था जब उसने कहा था, दादाजी ने मना किया था लोहे के आसमान में मत जाना। अब उस एनजीओ का काम था उन महिलाओं तक पहुंचना जिन्हें किसी ने भी कभी नहीं देखा था। डोमेस्टिक वर्कर्स, इलीगल माइग्रेंट्स या उनके परिवार जो बस एक फोन कॉल का इंतजार करते रहे। उस एनजीओ का पहला कैंपेन था, अगर वो गई थी तो पूछो क्या वापस आई थी। और लोगों ने पूछा। पिछले कुछ महीनों में 37 परिवारों ने लॉस्ट फैमिली रिपोर्ट्स दोबारा रजिस्टर करवाए। कुछ केसेस में असली सच सामने आया, कुछ में सिर्फ तस्वीरें मिली। लेकिन सब जगह एक ही बात समझ में आई कि कभी कभी सबसे बड़ी कैद दीवार नहीं होती, वो होती है खामोशी। एक शाम पवित्रा ने अरू को एक बड़ा खाली फ्रेम दिया। उसने कहा, इसमें कुछ लिख दो। अरू ने लिखा, जब माँ रोती है तो सिर्फ आंसू नहीं गिरते, कभी कभी दीवार भी गिर जाती है। वही फ्रेम अब एनजीओ के ऑफिस के गेट पर लगा था। एक और दिन एक पब्लिशिंग हाउस ने पवित्रा से कांटेक्ट किया। उसे डायरी चाहिए थी, कुसुम की पुरानी डायरी। पवित्रा ने कहा, आधी जल चुकी है। पब्लिशर बोला, जो बचा है वही सब कुछ है। और फिर 6 महीने बाद एक किताब छापी, 12 से एक दीवार के पीछे की दुनिया। उस किताब के आखिरी पेज में एक लिखा हुआ था, मेरे बेटा का रोना किसी को समझ नहीं आया, पर उस आंसू में एक पूरा साल था, एक पूरा सपना था और एक पूरी माँ। पवित्रा हर हफ्ते एक रेडियो शो करती थी, सिन्हा की मदद से, उसी एंकर का जिसे मीना ने कांटेक्ट करने के लिए नोटबुक छोड़ी थी। शो का नाम था वो आवाज जो रुकी नहीं। उसमें हर बार एक कहानी होती थी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की बेटी। और हर शो के एंड में अरू एक छोटी लाइन पढ़ता था। एक बार दादी ने कहा, आवाज अगर सच्ची हो तो पूरी दुनिया सुन लेती है। और एक बार, अगर माँ ने वादा किया हो तो वो आती ही है, चाहे दीवार तोड़ कर आए। वक्त गुजर रहा था। फरजाना जेल में थी, लेकिन सिस्टम का असली मालिक अब भी बाहर था। लेकिन पवित्रा को फर्क नहीं पड़ता था। उसने आरू से कहा, मैं सिर्फ उसकी दीवार तोड़ना चाहती थी, वो टूट गई, बाकी सब वक्त तोड़ लेगा। एक दिन अरू ने पूछा, माँ तुम फिर कभी प्लेन में जाओगी? पवित्रा हंस पड़ी। उसने अरू के बलून में हाथ फिरते हुए कहा, आसमान सिर्फ प्लेन से नहीं जा सकते बेटा, कभी कभी जब दिल सच बोलता है तो वो भी उड़ता है। अरू ने बोला, तो क्या हम उड़ रहे हैं? पवित्रा ने सिर्फ आंखों से जवाब दिया। और फिर एक लम्हा था जहां सब कुछ रुक गया। एक मंदिर के बाहर पवित्रा ने एक औरत को देखा जिसका चेहरा पहचाना हुआ था। वही आंखें, वही हाथ, वही छोटी छोटी सी बातें जैसे सपनों में आती हैं। और उसने बस इतना कहा, आप कुसुम की बहन है ना? औरत ने आंखें मूंद ली, आंसू बहाए और बोला, हाँ, पर उन्होंने मुझे कभी सच नहीं बताया। पवित्रा ने हाथ पकड़ा और कहा, अब आपको पता चलेगा। और उस मोमेंट में एक पूरी कहानी बैंड हो गई थी, लेकिन सिर्फ कागजों पर, दिल में नहीं, दीवार में नहीं, और कहीं भी नहीं जहां आवाज बची हो। क्योंकि कभी कभी एक आंसू ही पूरी जुबान बन जाता है।